स्वागत है एक बार फिर आपका ईटी बनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में। और सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे यहाँ से, लेकिन आपको पहले बता दें कि आप कैसे सवाल पूछ सकते हैं हमारे कार्यक्रम पे। अपना सवाल पूछने का तरीका हमारा बहुत आसान है। आपको व्हाट्सएप करना है 9619873567 पर। आप अपना सवाल वीडियो बनाकर भी हमें भेज सकते हैं और साथ ही साथ मैसेज करके भी। तो हमें सवाल भेजिए, हम अपने एक्सपर्ट से आपके सवालों के जवाब लेंगे। अब सवालों के जवाब देने के लिए मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। शेर खान बाय बीएनपी पारिबा के गौतम कालिया जी और साथ ही साथ बजाज कैपिटल के विश्वजीत पाराशर जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ हमारे पहले दर्शक भी जुड़ गए हैं, पहले कॉलर जुड़ गए हैं। प्रशांत नाटे जी हमारे साथ हैं। प्रशांत जी नमस्कार। सर नमस्ते सर। कैसे हैं आप? सर मजे में। बिल्कुल, बताइए क्या सवाल है आपका? सर मेरा 46 ईयर का हूँ मैं। मेरे पास 5 फंड है सर जी। ओके, ये 5 फंड हमारे सामने, आपने सवाल भेजा है तो हमारे सामने हैं। मेरा प्रश्न ये है आपसे कि आप किस गोल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं? यस सर। मेरे एक बेटी है मेरी 18 साल की और बेटा है 12 साल का। ओके। तो उनके लिए एजुकेशन और उनके लिए सब ये कर रहा हूँ मैं। ओके। तो मैंने जो फंड चुने हैं वो बराबर सही है क्या, उसमें कुछ चेंजेस करना पड़ेगा? ओके, और आप करीब कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं हर महीने अभी? अभी मैं 17 से 18 हजार में कर रहा हूँ सर। 17-18 हजार रुपए। और आपने कब से शुरू किया था ये इन्वेस्टमेंट? ये अभी हुआ सर मेरे को 2 साल हो गए सर। 2 साल हो गए हैं। 17-18 हजार रुपए महीने का इन्वेस्टमेंट है। एक्सिस फोकस्ड 25, एक्सिस ब्लू चिप, एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी, एसबीआई स्मॉल कैप, ये वो फंड्स हैं जहां पर आपके निवेश की राशि जा रही है। विश्वजीत जी, आपसे जानना चाहूंगा मैं, यहाँ पर 17-18 हजार रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और कुछ समय से शुरू कर चुके हैं, अपने बच्चों के भविष्य के लिए कर रहे हैं। 18 साल और 12 साल उम्र है बच्चों की। आपको लगता है कि ये जो इनका अभी का पोर्टफोलियो है, ये बच्चों के भविष्य के लिए, बच्चों की आगे की पढ़ाई के लिए या शादी के लिए ये पोर्टफोलियो ठीक दिखाई देता है आपको? जी बिल्कुल। पहले तो मैं इनको बधाई दूंगा कि वो अपनी प्लानिंग कर रहे हैं अपने से पहले से ही। उनका पोर्टफोलियो अगर ध्यान से देखें तो उनका 60-70% एक पर्टिकुलर एएमसी में है। एएमसी बहुत अच्छी है, बट हम नॉर्मली एडवाइज करते हैं कि एक एएमसी में सारा पैसा नहीं होना चाहिए, या 15 से 20% से ज्यादा आपका पोर्टफोलियो का पैसा किसी एक पर्टिकुलर एएमसी में नहीं होना चाहिए। तो मेरी यही सलाह रहेगी कि ये पोर्टफोलियो को थोड़ा सा अक्रॉस एएमसी करें और एक ही एएमसी में सारा पैसा ना लगाएं। इसके लिए जो वो पैसा और भी लगाना चाहते हैं, एसआईपी एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने के लिए, क्योंकि इसमें पावर ऑफ कंपाउंडिंग का एडवांटेज मिल जाता है, मार्केट की वॉलेटिलिटी से भी आप बच जाते हैं। तो कोई भी गोल है आपका, जो लॉन्ग टर्म गोल है, उसके लिए बहुत ही अच्छी रणनीति रहेगी एसआईपी, और वो भी इक्विटी फंड में। तो मेरी सलाह ये रहेगी कि जो वो और फंड भी लगाना चाहते हैं वो अक्रॉस एसेट क्लास और अक्रॉस एएमसी में डाइवर्सिफाई करें। तो एक आधा फंड जो एएमसी एक्सेस में लगा हुआ है, यानी कि ईएलएसएस में लगा हुआ है, तो उसमें बने रह सकते हैं। बट अदरवाइज एक फ्लेक्सी कैप फंड की आवश्यकता लग रही है यहाँ पे। पराग पार एक फ्लेक्सी कैप फंड ले सकते हैं जिसमें कि उसकी अच्छी काफी परफॉर्मेंस रही है। एक मिड कैप फंड भी ले सकते हैं जिसमें कि पीजीआईएम मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड का चुनाव कर सकते हैं। एसबीआई स्मॉल कैप फंड इनके पास ऑलरेडी है, बट मैं उनको सलाह दूंगा कि वैल्यू स्टाइल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, ताकि एक अक्रॉस डाइवर्सिफाई रहे कैटेगरी वाइज, और इनका फंड का पोर्टफोलियो जो है पूरा डाइवर्सिफाई रहेगा और एक पर्टिकुलर एएमसी की तरफ रुझान नहीं रहेगा, तो रिस्क थोड़ा सा उसमें कम हो जाए। करेक्ट, रिस्क कम करने की जरूरत है। प्रशांत जी, आपको फिलहाल एक्सिस के कई सारे फंड्स में आपने पैसे लगाए हुए हैं और यहाँ पर जो सलाह आपको मिल रही है वो ये कि आपको अपने जो पैसे हैं वो अलग अलग फंड्स में लगाने चाहिए, उससे रिस्क कम हो जाता है काफ़ी हद तक। तो 2-4 अच्छे नाम जो आपको सुझाए गए हैं उसमें यहाँ पर पराग पार एक फ्लेक्सी फंड है, उसमें आप लगा सकते हैं फ्लेक्सी कैप में। पीजीआईएम मिड कैप फंड है, उसमें आप लगा सकते हैं। और साथ ही साथ वैल्यू फंड जो है आईडीएफसी स्टर्लिंग का वैल्यू फंड, उसमें भी आप पैसे लगा सकते हैं। तो आपको अपना पोर्टफोलियो जो है थोड़ा सा उसमें बदलाव करने की जरूरत है, और अच्छी बात यह है कि आप प्लानिंग करके चल रहे हैं। प्रशांत जी, कुछ और पूछना चाहेंगे आप? सर और मुझे समझो 15,000
ऐड करने का है तो कौन से फंड में इन्वेस्ट करूं सर जी? ओके, और 15,000 आप ऐड करना चाहें, क्या आपका नजरिया होगा, कितने समय तक के लिए आप ये कर पाएंगे? मैं जितना लॉन्ग टर्म 10 साल के लिए मैं रख सकता हूँ सर जी। 10 साल के लिए आप रख सकते हैं। विश्वजीत जी, और 15,000 रुपए अगर अब नए इन्वेस्ट करने हैं, 10 साल का नजरिया लेके चलें तो काफी हद तक इनके पास अलग अलग तरह के फंड्स तो दिखाई दे रहे हैं, आपने भी रिकमेंड किए, लेकिन अब जो नए 10,000 रुपए ऐड करना चाहते हैं, 10-15,000 रुपए, वो कहाँ ऐड कर सकते हैं? जी बिल्कुल, जैसे जो नए फंड बताए हैं उसमें भी ये अक्रॉस मतलब बराबर की एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन लार्ज एंड मिड कैप में भी ये स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे कि एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप या आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप में भी निवेश कर सकते हैं। तो ये 4-5 कैटेगरीज जो उनको बताई हैं और उसमें डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। आईडीएफसी स्टर्लिंग वैल्यू फंड भी आपने बताया, तो ये 4-5 क्रॉस डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा और उनमें बराबर बराबर के एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि 8-10 फंड होने चाहिए, 7-8 फंड, और उसी को अगर आप बराबर बराबर के एसआईपी करेंगे तो मेरे ख्याल में मैनेज करना भी आसान रहेगा और आपके फाइनेंशियल गोल्स भी अचीव कर पाए। तो प्रशांत जी, बहुत क्लियर सलाह है कि बहुत ज्यादा फंड मत रखिए अपने पोर्टफोलियो में। 6, 7, 8 फंड बहुत होते हैं जिनको मैनेज करना आसान होता है। जो नए पैसे आप लगाना चाहते हैं वो भी आप वैल्यू फंड या मिड कैप फंड में लगाएं तो बेहतर आपको रिटर्न मिलने की संभावना है। नजरिया आपका लंबा है और हमारी तरफ से आपको शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग में। आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ अब शिमला से मोहित जी जुड़ रहे हैं। मोहित, नमस्कार। नमस्कार सर। तो बंबई में तो बहुत गर्मी है मोहित, शिमला में इस समय मौसम कैसा है? यहाँ भी सर बहुत गर्मी हो रही है। शिमला तो लोग घूमने जाते हैं, ठंड में अच्छा मौसम होता है इसलिए। मुंबई के लोगों के लिए यहाँ सर्दी है, बट हमारे लिए यहाँ गर्मी हो रही है। आपके लिए फिलहाल यहाँ गर्मी है, चलिए ये भी ठीक है। बताइए क्या सवाल है आपका? सर एक्चुअली मैंने अपना पोर्टफोलियो भेजा है, इसमें मुझे स्कीम्स के बारे में जानना है कि मेरी स्कीम्स जो मैंने सेलेक्ट की है क्या वो ठीक है या मुझे इसमें कुछ चेंजेस करने की जरूरत है। तो इसमें मोहित, मैं आपसे पहले बेसिक सवाल पूछूंगा 2-3, उसमें से एक सवाल तो ये है कि आपकी उम्र क्या है फिलहाल? मेरी उम्र सर 30 ईयर्स है। 30 ईयर्स। और कितने आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो उसका गोल क्या है? क्या आप रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं, आपने यहाँ घर लेना चाहते हैं? नहीं सर, एक्चुअली भगवान की दया से सब कुछ है, घर है, सब कुछ है, ठीक है। बहुत अच्छी बात। हमारा अपना यहाँ सर वो सेब के अपने बगीचे है तो उससे भी काफी इनकम हो जाती है, ऐसी बात नहीं है। बट मेरा वही है, मतलब अपना जो रिटायरमेंट के लिए मेरा बेसिक है वही, उसी को लेकर मैं प्लान कर रहा हूँ। बिल्कुल अच्छी बात है। कुल मिलाकर करीब कितना इन्वेस्टमेंट आप करते हैं महीने का अभी? मैं सर एक्चुअली मेरा एनपीएस में 11,000 जाता है और मेरा 15,000 की मेरी शिप चल रही है और थोड़ा बहुत मैं ऐसे मतलब इसमें शेयर मार्केट में भी ट्रेडिंग वगैरह, इन्वेस्टमेंट वगैरह, शेयर बाय एंड सेल करते रहता हूँ। ओके, तो 15,000 की करीब एसआईपी चल रही है, एनपीएस में करीब 11,000 आपने बताया वो जा रहा है। चलिए पूछते हैं हमारे सर अलग से इसके अलावा वो इंश्योरेंस वगैरह में वो युद्ध प्लान वगैरह है वो पहले के लिए हुए, वो उसमें सर वो तो चलो अलग चीज़ है। ओके, तो यूलिप प्लान्स वगैरह भी हैं पहले के चलते हुए। चलिए पूछते हैं हमारे एक्सपर्ट से कि रिटायरमेंट के लिहाज से किस तरह का है आपका पोर्टफोलियो। गौतम जी, आपको शामिल करेंगे चर्चा में। जो इन्होंने भेजा है अपना पोर्टफोलियो, उसमें एक्सिस मिड कैप, एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, कोटक स्मॉल कैप, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप, ये सारे फंड्स हैं। सीआर ब्लू चिप इक्विटी भी इनके पास है। एनपीएस में करीब 11,000 का इनका जो है निवेश जा रहा है। आपको लगता है 30 साल की उम्र, रिटायरमेंट प्लानिंग इनके दिमाग में है तो नजरिया लंबा है, ये जो पोर्टफोलियो है ये सही है रिटायरमेंट के लिए? पोर्टफोलियो बहुत अच्छा है और मोहित जी आप एकदम सही चीज कर रहे हैं कि आप रिटायरमेंट का इतनी जल्दी सोच रहे हैं, क्योंकि फिर आप टाइम दे रहे हैं अपने इन्वेस्टमेंट्स को ग्रो करने के लिए और कंपाउंडिंग का फायदा उठा पाए। जो आप टारगेट कर रहे हैं वैल्यू, वो वैल्यू पहुंचने के लिए जो आप पैसा डाल रहे हैं उसको आपको थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। या तो आप 10% से हर साल अपना सिप का वैल्यू बढ़ा दीजिए, या अगर आपके पास अभी स्कोप है तो जो अपना एग्जिस्टिंग आपका जो सिप अमाउंट है 15,000 का, उसमें आप 21,000 और महीने का जोड़ दीजिए, जिससे आपका 36,000 हो जाए। अगर आप इतना कर पाएंगे तो फिर आपका टारगेट रिटायरमेंट का 2050 तक पूरा हो सकता है 12% के रिटर्न के हिसाब से, 12% सालाना रिटर्न के हिसाब से। फंड सिलेक्शन की अगर मैं बात करूं तो आपका
सारे फंड्स अच्छे हैं, उनमें आपको कुछ बदलाव करने की जरूरत नहीं है। उनमें कुछ फंड्स में आपको सिप का पैसा बढ़ाना पड़ेगा और एक नया फंड एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप आप ऐड कर सकते हैं, जिससे आपका फ्लेक्सी कैप में जो एलोकेशन है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप के साथ बढ़ जाए। तो एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप में आप 4000 का सिप नया चालू कर सकते हैं। पराग पारिक में जो आपका 2000 चल रहा है उसमें 5000 और जोड़ सकते हैं महीने का। कोटक स्मॉल कैप में जो आपका 2000 चल रहा है उसमें 2000 और जोड़ सकते हैं। एक्सिस मिड कैप फंड में जो 3000 चल रहा है उस पे और 2000 जोड़ सकते हैं। एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज में जो आपका 3000 चल रहा है उसमें और 4000 जोड़ सकते हैं। और कैनरा रोबेको ब्लू चिप में आपका जो 3000 चल रहा है उसमें और 4000 जोड़ सकते हैं। तो आप ये कर लेंगे तो आपका 36,000 के आसपास आपका महीने का सिप में जाएगा और उससे आप 12% के हिसाब से 2050 तक 10 करोड़ का मूल्य एक्सपेक्ट कर सकते हैं। गौतम जी, जो एनपीएस में करीब 11,000 रुपए जा रहे हैं फिलहाल मोहित के, आपको लगता है वो कंटिन्यू करना चाहिए? एनपीएस में कंटिन्यू रखें, मगर जो मुझे समझ में आया उनके क्वेश्चन के हिसाब से वो 11,000 साल का जा रहा है, महीने का नहीं जा रहा है, तो वो कंटिन्यू रखें। अगर वो महीने का जा रहा है तो फिर आप सिर्फ में उतना पैसा डालने की जरूरत नहीं है। फिर इसे पता कर लेते हैं। मोहित जी, ये 11,000 जो आपने बताया एनपीएस के, ये महीने के हैं या साल के? मंथली जा रहा है सर, ये मंथली जा रहा है। 11,000 मंथली जा रहा है जी। गौतम जी, तो ये मंथली जा रहा है 11,000 रुपया। तो फिर 11,000 जा रहा है तो फिर 21,000 से बढ़ाने की जरूरत नहीं है आपको। फिर आप 10,000 से बढ़ा सकते हैं अपना सिप, क्योंकि एनपीएस भी पैसा उसका स्टॉक्स में जाता है। अगर आपका इक्विटी में एलोकेशन ज्यादा है एनपीएस में, वो स्कीम में कौन सी स्कीम में आप डाल रहे हैं वहां पे, अगर इक्विटी में डाल रहे हैं तो यहाँ पे 11,000 करिए। अगर वहां पे इक्विटी और डेट कर रहे हैं तो यहाँ पे 15,000 तक लेके चलिए अपना इन्वेस्टमेंट, सिर्फ में और बढ़ा दीजिए 15,000 तक, क्योंकि डेट जैसी आता है वैसे थोड़ा रिटर्न की संभावना थोड़ी कम हो जाती है। हाँ बिल्कुल, डेट जैसे ही आता है वैसे ही रिटर्न की संभावना थोड़ी सी कम हो जाती है। तो मोहित जी, ब्रॉडली ये है कि पोर्टफोलियो काफ़ी अच्छा है आपका, उसमें एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप को आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो टारगेट आपने रखा हुआ है करीब 10 करोड़ तक का 2050 में, वो हासिल करने के लिए आपको अपनी एसआईपी की अमाउंट बढ़ानी पड़ेगी। तो एक तरीका, जैसा यहाँ पर बताया गौतम जी ने, कि आप या तो अभी बढ़ाएं एक साथ अपना जो इन्वेस्टमेंट है उसको 36-37,000 तक लेकर जाएं महीने का, या फिर आप स्टेप अप करें, जिसे हम बोलते हैं हर साल 10% तक इंक्रीज करते जाएं अपने इन्वेस्टमेंट को। जितना अभी इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं उसका 10% ज़्यादा करें अगले साल, फिर कंपाउंड करके अगले साल उससे ज़्यादा। तो बेसिकली आप पॉइंट ये है कि आप थोड़ा सा ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे तो आप अपने गोल के पास पहुंच पाएंगे। बहुत ज़्यादा बदलाव की ज़रूरत ऐसी दिखाई नहीं देती आपके जो पोर्टफोलियो है उसमें। कोई और सवाल मोहित फिलहाल? सर एक्चुअली वही है कि एनपीएस में तो हर साल इंक्रीमेंट लगेगा ही, मतलब इंक्रीज होगा ही एनपीएस का कंट्रीब्यूशन, बट एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप में मैं अपनी सिर्फ 4,000 से स्टार्ट कर दूंगा फिर से, मतलब, और 10% इंक्रीमेंट लग जाएगी उसमें, जैसे पराग पारिक में या दूसरे, मतलब जो भी मेरे पास फंड्स पड़े हुए। जी हाँ बिल्कुल। तो दैट इज, वही आपके लिए सलाह है, और हम उम्मीद करेंगे कि आप अपने फाइनेंशियल गोल को अपने तय समय के हिसाब से पूरा कर पाए। बहुत शुक्रिया मोहित हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे सवाल पूछने के लिए। चलिए अगले कॉलर को शामिल करते हैं। यहाँ पर हमारे साथ जयजीत कुमार जी जुड़ रहे हैं। जयजीत नमस्कार। जयजीत, आपको मेरी आवाज आ रही है? ओके, जयजीत जी का इस समय आवाज़ हमें नहीं मिल पा रही है, लेकिन इन्होंने बहुत अच्छा एक सवाल पूछा है। वो जानना चाहते हैं कि सेफ गोल्ड निवेश कैसे करें। जयजीत जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? नहीं, शायद उनको अब हमारी आवाज़ नहीं जा रही है। चलिए, सवाल हमारे पास उन्होंने भेजा ही है, सेफ गोल्ड निवेश कैसे करना चाहिए, एसआईपी के जरिए सोने में निवेश सुरक्षित है या नहीं है। ये एक बहुत अच्छा सवाल है और कई लोगों के मन में ये आता है कि जब हम गोल्ड खरीद रहे हैं तो फिजिकल खरीदें या डिजिटल खरीदें या ETF खरीदें, और सुरक्षित कितना होगा। विश्वजीत जी, आपसे जानना चाहेंगे, इस समय गोल्ड पर जो है काफ़ी लोगों की नज़र भी है, अब अक्षय तृतीया भी आने वाली है तो मौका भी अच्छा दिखाई दे रहा है। क्या सलाह देंगे आप जयजीत को? जी बिल्कुल, पहले तो मैं ये सलाह दूंगा कि जैसे कि गोल्ड एक अपने आप में एक एसेट क्लास है,
अगर हम इसके 30-40 साल की रिटर्न्स देखें तो ये इन्फ्लेशन के, महंगाई के आसपास रहती है। तो ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत ज्यादा रिटर्न्स आएंगी तो आपका पोर्टफोलियो बहुत इंक्रीज हो जाएगा। तो हमारी सलाह ये रहती है कि अगर आपके पास 100 रुपए हैं इन्वेस्ट करने के लिए तो केवल 10 रुपए आप गोल्ड में निवेश करें, और उसमें भी आप डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। गोल्ड में जब निवेश करते हैं तो कुछ तो फिजिकल गोल्ड आप सबके पास होता ही है जो लॉकर्स में पड़ा हुआ है, जहाँ पे आप बैंक को फीस भी देते हैं। ज्वेलरी एक अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं मानी जाती है, क्योंकि ज्वेलरी में जब आप देखते हैं गोल्ड स्मिथ के पास जाते हैं तो वो प्योरिटी चार्जेस और मेकिंग चार्जेस के बहुत सारे खर्चे बढ़ जाते हैं। तो हम आजकल जो सलाह देते हैं वो ये है कि पेपर गोल्ड में निवेश करें, और पेपर गोल्ड में आप अपने जितना भी आपका समय का नजरिया है उसके हिसाब से कर सकते हैं। अगर आपके पास 7-8 साल हैं तो आप सोवरियन गोल्ड बॉन्ड में निवेश कर सकते हैं, जहां पे आपको 2.5% एक्स्ट्रा इंटरेस्ट भी मिलेगा हर साल, और इसके अलावा आपको 8 साल बाद टैक्स फ्री पैसा मिलेगा, जो गोल्ड का एप्रिसिएशन है वो भी मिलेगा। लेकिन अगर आप 8 साल वेट नहीं कर सकते हैं तो गोल्ड ईटीएफ्स हैं या गोल्ड म्यूचुअल फंड है जहां पे आप एसआईपी कर सकते हैं। गोल्ड ईटीएफ में निवेश करने के लिए आपके पास डीमैट फॉर्म होना चाहिए। ये उन लोगों के लिए उचित रहता है जो जल्दी खरीद बेच करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप लंबे समय के लिए गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो गोल्ड म्यूचुअल फंड में एसआईपी से निवेश कर सकते हैं। जहां तक मुझे समझ में आ रहा है, ये जो स्कीम की बात कर रहे हैं सेफ गोल्ड, ये एक इंस्टीट्यूशन है, उनकी एक रिटेल ब्रांड है जिसके नाम सेफ गोल्ड के नाम से है। तो वो एक इंस्टीट्यूशन है जिसमें कई सारे इन्वेस्टर्स हैं, बट उसमें वो किसी आरबीआई और सेबी के अंडर नहीं आता है। तो मेरी सलाह ये रहेगी कि ऐसे प्राइवेट कंपनीज में निवेश ना करने की बजाय वो गोल्ड म्यूचुअल फंड्स या गोल्ड ईटीएफ या सोवरियन गोल्ड बॉन्ड में निवेश कर सकते हैं, और 100 में से केवल 10 रुपए ही गोल्ड में निवेश करें। करेक्ट। तो यहाँ पर बहुत क्लियर सलाह है कि आपको इस समय ऐसे फंड्स में या ऐसे प्रोडक्ट्स में, इंस्ट्रूमेंट्स में पैसा लगाना चाहिए जो आरबीआई या गवर्नमेंट के अंडर आते हों, तो सुरक्षा की जो क्वेश्चन उठता है वो ख़त्म हो जाता है। आप काफ़ी हद तक सेफ रहते हैं। तो उसके लिए आपके पास तरीके बहुत सारे हैं। जो एक ट्रेडिशनल तरीका है, लोग सोना खरीदते हैं, उससे आगे बढ़कर अब पेपर गोल्ड या डिजिटल गोल्ड खरीदना बेटर ऑप्शन है। गोल्ड ईटीएफ लिया जा सकता है डीमैट अकाउंट के जरिए, वो आप कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि अभी यहाँ पर विश्वजीत बता रहे थे कि गोल्ड ईटीएफ आमतौर पर जो है शॉर्ट टर्म जो है थॉट वाले लोग लेते हैं, जिनका नजरिया थोड़ा छोटा होता है। सोने ने आमतौर पर लंबे समय में अच्छे रिटर्न दिए हैं। तो जब अगर आप सोना ले रहे हैं तो अगर आप लंबे समय रखेंगे, 5 साल 7 साल रखेंगे, तभी आपको अच्छे रिटर्न्स मिलने की संभावना काफ़ी ज़्यादा रहती है। गोल्ड म्यूचुअल फंड उसके लिए एक अच्छा जरिया हो सकता है, आप वहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये तरीके हैं गोल्ड में इन्वेस्ट करने के। और बहुत अच्छी बात जो यहाँ पर उन्होंने बताई, अगर आप 100 रुपये टोटल इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो 10 रुपया गोल्ड में लगाइए, यानी आपके पोर्टफोलियो का करीब 10% हिस्सा तक गोल्ड में हो सकता है। उसके अलावा आप बाकी दूसरे जो प्रोडक्ट्स हैं, डेट है, इक्विटी है, उस तरह के म्यूचुअल फंड्स में लगाएंगे तो एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो बनेगा और रिटर्न बेहतरीन होने की संभावना बढ़ती चली जाएगी। चलिए, वक्त हो गया है हमारे शो में ये जानने का कि हमारे जो मेहमान आए हैं हमारे साथ आज, वो कौन से गुरु मंत्र आज हमारे दर्शकों के लिए लेकर आए हैं। निवेश के गुरु मंत्र जानने का वक्त हो गया है। विश्वजीत, आपसे ही शुरुआत करेंगे। बताइए आज कौन सा गुरु मंत्र आप हमारे दर्शकों को देने वाले हैं। जी बिल्कुल, जैसा मैं अभी बता भी रहा था कि गोल्ड में 10 रुपए, तो मेरी सलाह यही रहेगी, वॉरेन बफेट का एक प्रिंसिपल है, डोंट इन्वेस्ट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। तो अपना जो भी पोर्टफोलियो है उसको डाइवर्सिफाई करें। जितना अक्रॉस एसेट क्लासेस डाइवर्सिफाई करेंगे आपका रिस्क भी कम हो जाएगा। और ऐसा देखा गया है कि 90% सक्सेस आपके पोर्टफोलियो पर डिपेंड करता है राइट एसेट एलोकेशन में। तो राइट एलोकेशन का मतलब ये होता है, एसेट एलोकेशन का मतलब कि अगर आपके पास 100 रुपए हैं तो कुछ पैसा आप इक्विटी में लगाएं। उसका थंब रूल ये है कि 100 माइनस योर एज आप अपना इक्विटी में लगा सकते हैं। 10 रुपए आपकी कोई भी एज हो आप गोल्ड में निवेश करें, और बाकी का आप डेट में निवेश करें, ताकि सेफ्टी भी आपके पोर्टफोलियो में आए। तो ऐसे अगर आप डाइवर्सिफाई करेंगे, अपनी एज के हिसाब से आप एलोकेशन चेंज करते रहेंगे, तो आपका पोर्टफोलियो में एक अच्छा सक्सेस आने के चांसेस है।
बिल्कुल। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूँगा वो ये कि अलग अलग फंड्स में या अलग अलग प्रोडक्ट्स में पैसा लगाने की बात क्यों की जाती है। बात बहुत सिंपल है। अगर एक जो है एसेट क्लास अच्छे रिटर्न दे रहा है तो आमतौर पर दूसरा एसेट क्लास उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाता, लेकिन अगर पहले एसेट क्लास में हमने गिरावट देखी तो दूसरे में तेजी आती है। अगर इक्विटी मार्केट चल रहा है तो कई बार गोल्ड उतना अच्छा रिटर्न नहीं दे पाता, लेकिन अगर गोल्ड में अच्छे रिटर्न मिल रहे हैं तो शायद इक्विटी में उतने न मिले। लेकिन अगर आप डाइवर्सिफिकेशन करेंगे अपने पोर्टफोलियो का और हर तरह के प्रोडक्ट को अपने पोर्टफोलियो में रखेंगे तो जो एवरेज आपका रिटर्न निकलेगा वो हमेशा उम्मीद से बेहतर निकलने की संभावना रहती है। तो ये एक बहुत जरूरी बात आपने कही विश्वजीत की पोर्टफोलियो यहां पर डाइवर्सिफाई करें, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, ये बहुत ध्यान देने की बात है। गौतम जी आपकी बारी, कौन सा आज गुरु मंत्र आप देने वाले हैं हमारे दर्शकों को? तो मेरा गुरु मंत्र ज्यादातर छोटा ही होता है, इस बार भी छोटा ही है। मैं ये कहूंगा कि निवेश के मामलों में लालच और डर दोनों से बचें। बिल्कुल, लालच और डर दोनों से बचे, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। तो चूंकि गौतम जी तो बिल्कुल छोटी बात करते हैं, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं इसको, और वो ये कि ऐसा ना करें कि सडनली अगर आपको कोई फंड बहुत अच्छा रिटर्न देता हुआ दिख रहा है तो आपको लगे कि अरे वाह इसने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, हमें भी इसमें निवेश करना चाहिए। म्यूचुअल फंड जब आप लेते हैं तो जो उसके फाइन प्रिंट होते हैं, इनफैक्ट जो एड्स आप टीवी में देखते हैं उसमें भी साफ साफ लिखा होता है पास्ट परफॉर्मेंस इज नो गारंटी ऑफ फ्यूचर परफॉर्मेंस। तो आपको ये ध्यान देना बहुत जरूरी है कि अगर किसी ने बहुत अच्छा रिटर्न पहले दे दिया है तो वो फिर से उतना ही अच्छा रिटर्न देगा, इस बात की गारंटी नहीं होती। लालच न करें और भय भी न करें, क्योंकि अगर आपका फंड अगर आज अच्छा नहीं कर रहा है, नजरिया आपका लंबा होना चाहिए। निवेश का एक सीधा सीधा रूल यही है कि जब आप पोर्टफोलियो बना रहे हैं, जब आप निवेश कर रहे हैं तो आपका नजरिया लंबा होना चाहिए। टाइम होराइजन आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब होना चाहिए। कुछ लोगों का 5 होगा, कुछ का 10 साल होगा, कुछ का 20 साल होगा। आपको भय करने की जरूरत नहीं है कि आज मेरा पोर्टफोलियो नीचे है, कल वो ऊपर भी जाएगा और जरूरत पड़ने पर आपकी जो एवरेज रिटर्न वैल्यू है वो अच्छी ही होने की उम्मीद हम यहां पर करेंगे। चलिए गौतम जी और विश्वजीत जी बहुत बहुत शुक्रिया आज ईटी नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए। हमारे इस कार्यक्रम को भी हम फिलहाल यहीं समेटेंगे। पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए ईटी नाउ स्वदेश के साथ।